आज की वीडियो में विश्लेषण क्या होगा। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर मेरे से क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि जो एसटीटी यहाँ पे बढ़ा है, बजट में यहाँ पे एसटीटी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, क्या उससे कोई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को नुकसान है? क्या म्यूचुअल फंड में खर्चे बढ़ सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो बढ़ सकते हैं? आज इसके इर्द गिर्द ही हम बात करेंगे और उसके साथ ही साथ मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को यहाँ पे कुछ सुझाव भी दूंगा। देखो, मार्केट के रुख बदलते रहते हैं। हर एक दिन अगर आप देखोगे तो मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है और उसमें कुछ इन्वेस्टर मिस्टेक्स करते हैं। उसको लेके मैं टाइम टू टाइम इन्वेस्टर के सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्या एसटीटी बढ़ने से म्यूचुअल फंड जो एक्सपेंस रेशियो है उसमें आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ फिगर देखने को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। तो देखो, अगर एसटीटी बढ़ता है तो वाकई में एक्सपेंस रेशियो भी हमें थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। एसटीटी लगता कैसे है? देखो, जो भी आप जैसे स्टॉक्स में खरीदारी बिकवाली करते हो तो उसमें एसटीटी चार्जेस होते हैं। तो अगर मान लो फंड मैनेजर यहाँ पे कोई स्टॉक्स में खरीदारी और बिकवाली करता है तो उसमें एसटीटी चार्जेस वहाँ पे लगते हैं और उसका जो भी खर्च होगा वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर से एक्सपेंस रेशियो के थ्रू यहाँ पे लिया जाएगा। जी हाँ, ट्रांजैक्शन चार्जेस के तौर पे लिया जाएगा। अब देखो, जो कल का बजट है उसमें ये देखने को मिला है कि जो एफएनओ है उस पे एसटीटी इंक्रीज हुआ है। जो भी कैश मार्केट में यहाँ पे बाय सेल हो रहा है स्टॉक्स को लेके, उस पे एसटीटी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो वैसे में जो भी म्यूचुअल फंड के थ्रू, जी हाँ, जो भी फंड मैनेजर यहाँ पे अगर एफएनओ में ट्रेड करते हैं तो एग्जैक्टली वहाँ पे उस म्यूचुअल फंड के खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर एफएनओ में ट्रेड नहीं करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड पे कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी खर्चा बढ़ता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। आप कोई भी फंड अगर उठा के देख लो, चाहे लार्ज कैप देखो, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, यहाँ पर स्मॉल कैप, देखो ऐसे जो फंड्स हैं, जो इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स फंड्स हैं, इस जो एफएनओ में ट्रेड होता है वो यहाँ पे नहीं मिलता। इट मीन्स कि जो फंड मैनेजर है यहाँ एफएनओ में कोई पोजीशन नहीं बनाते हैं और अगर कहीं एफएनओ में पोजीशन बनता भी है तो वो काफ़ी कम परसेंटेज में, और वो भी हेजिंग के लिए। जी हाँ, तो ऐसे में जो आपका एक्सपेंस रेशियो है उस पर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन देखो, कई ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे एफएनओ में काफ़ी बड़े फिगर में पोजीशन बनता है और वहाँ पे जो एसटीटी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है उसका ठीक इम्पैक्ट वैसे म्यूचुअल फंड पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं आर्बिट्रेज फंड की बात करूँ तो यहाँ पे एफएनओ में काम होता है, एग्जैक्टली बाय सेल भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली होता है। तो यहाँ पे एसटीटी इंक्रीज होने से आपके जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। इट मीन्स कि ट्रांजैक्शन चार्जेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर को एक्सपेंस रेशियो के तौर पे ज़्यादा यहाँ पे पेमेंट करना पड़ सकता है। दूसरा जो एक म्यूचुअल फंड है, जी हाँ, मल्टी एसेट जो फंड्स हैं उसमें भी कुछ परसेंट, जी हाँ, काफ़ी कम परसेंट हम रख सकते हैं। जो आर्बिट्रेज फंड है उसमें तो अधिकतर ये एलोकेशन देखने को मिलता है, लेकिन जो मल्टी एसेट फंड है उसमें काफ़ी कम एलोकेशन होता है डेरिवेटिव मार्केट का। जी हाँ, यहाँ पे फंड मैनेजर कुछ परसेंट रखते हैं तो यहाँ भी खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो उससे इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो भी इन्वेस्टर ये सोच के चल रहे हैं कि एसटीटी बढ़ने से अब म्यूचुअल फंड का खर्चा बढ़ सकता है और वो इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर पे आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो कैश मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जी हाँ, वहाँ पे कोई एसटीटी इंक्रीज नहीं हुआ है। जो एफएनओ में ट्रेड हो रहा है, जी हाँ, वहाँ पे एसटीटी इंक्रीज हो रहा है। और वैसे में हर एक म्यूचुअल फंड पे इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आर्बिट्रेज, मल्टी एसेट जो फंड्स हैं और एक दो फंड ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे डेरिवेटिव में काम हो रहा हो, लेकिन वो काफ़ी लिमिटेड एलोकेशन के साथ हेजिंग के लिए हो रहा है, जिसका एसटीटी का वहाँ पे चार्जेस लगेगा भी, तो उस पे एक्सपेंस रेशियो पे उसका बहुत बड़ा खर्चा पड़ता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होता कि एसटीटी, चाहे आप कैश मार्केट में काम करो, डेरिवेटिव में काम करो, आपको यहाँ पे अब ज़्यादा देना ही पड़ेगा, तो ऐसे में हर एक म्यूचुअल फंड पे असर देखने को मिलता, हर एक म्यूचुअल फंड पे खर्चा बढ़ता और वैसे म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा खर्चा बढ़ता जहाँ पे आप पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो ज़्यादा देख रहे हो।
देखो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अगर काफ़ी ज़्यादा है, इट मीन्स कि वहाँ पे स्टॉक्स का बाय और सेल ज़्यादा हुआ है। और जब ज़्यादा बाय सेल होगा तो एग्जैक्टली वहाँ पे खर्चे जो एसटीटी ये बढ़े हैं वो और ज़्यादा देना पड़ेगा, और उसका ठीक असर यहाँ पे इन्वेस्टर के पॉकेट पे देखने को मिल सकता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे बढ़ सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वैसे फंड्स पे आपको ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है जहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में काम हो रहा है, एफएनओ में काम हो रहा है। अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के कुछ और क्वेरी पे हम जाते हैं। देखो टाइम टू टाइम इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेरी जनरेट करते हैं। अब इन्वेस्टर यहाँ पे क्वेरी ये भी जनरेट कर रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ से मार्केट बहुत बड़े फिगर में करेक्ट होगा, हमें क्या अपने म्यूचुअल फंड से यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए, अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के यहाँ पे पैसा होल्ड करना चाहिए। देखो कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके माइंड में ये क्वेरी आता है, जी हाँ, जब मार्केट उनके सामने काफ़ी उठा पटक शो करता है। अब देखो मैं इन्वेस्टर को समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन का गोल है तो वाकई में आप इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स पे डिपेंड हो तो ये डिसीजन ले सकते हो, लेकिन ये अगर आप लॉन्ग टाइम गोल को कंसीडर करके सोच रहे हो तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। देखो आप मेरे से पूछोगे कि क्या आने वाले समय में मार्केट में 30-40% का करेक्शन होगा, तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि मुझे भी नहीं पता। मार्केट का जो डेटा है उसके बेसिस पे हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, एक अपना थ्योरी, एक अपना व्यू दे सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि देखो जो बहुत बड़े क्रैश हुए हैं वो 2 से 4 दिन में एक बड़े न्यूज़ के चलते यहाँ पे झटके में करेक्शन देखने को मिले। और देखो इन्फ्लेशन रिसेशन के चलते जो करेक्शन होता है वो धीरे धीरे होता है। फिलहाल जो इन्फ्लेशन और रिसेशन का यहाँ पे व्यू है वो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आएगा जिसके चलते हो सकता है कि 2-3 दिन में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिले, जो कि कोई भी नहीं जानता। तो ऐसे सिचुएशन पे जो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टर यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए हैं उनको पैनिक सिचुएशन में नहीं आना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं है कि ऐसा गिरावट कभी भी देखने को नहीं मिला। 2022 में भी अगर आप नोटिस करोगे तो करीबन 25 से 30% के बीच में स्मॉल कैप टूट चुके थे, वहाँ पे करीबन 20 से 25% के बीच में मिड कैप का गिरावट था, लार्ज कैप में भी 17 से 18% का गिरावट था, और उसके बाद भी मार्केट रिकवर हुआ। तो देखो ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं होगा, लेकिन आप अगर ऐसे मार्केट से डरते जाओगे तो एग्जैक्टली आगे जाके आप बहुत बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। आपको इस गिरावट में सर्वाइव करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करना है, और लॉन्ग टाइम के लिए आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े रहना। हाँ, बीच बीच में आप अपना एक रिबैलेंसिंग कर सकते हो, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को चेंज कर सकते हो, एलोकेशन का वहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो, और इसके साथ अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करो। छोटे समय के लिए आए हो तो एग्जैक्टली आपको म्यूचुअल फंड से एग्जिट होना चाहिए, स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम से। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।